हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 3। ओके, सो हैलोजन डेरिवेटिव्स का देखने वाले बेटा हम लेक्चर नंबर 3। ओके, तो दो लेक्चर हमने देख लिए हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। यस, तो इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनएंशियोमर्स। ठीक है, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा विद द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, तो आइसोमर जब हम नाम सुनते हैं तो आइसोमर जैसे ही हमने नाम सुना हमें क्या याद आता है बेटा कि आइसोमर है। यस, आपने 10th में 11th में आइसोमर क्या होता है ये पढ़ा होगा, है ना। आइसोमर्स यानी इतना ही पता है हमें, जिसका क्या हो बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा उसका डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा उसका डिफरेंट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। ओके, तो देखना, आइसोमर्स हैविंग द सेम बॉन्ड कनेक्टिविटीज दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड। अब स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं यहाँ पे ये बताया है। नॉलेज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये मैंने सेम आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है, ठीक है, वहीं से मैंने ये सारे पैराग्राफ्स उठाए हैं। तो आप पूरी तरीके से सामने जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो उस टाइम आप आपकी स्टेट बोर्ड की बुक सामने लेकर बैठो, ताकि आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में जो भी पॉइंट्स है वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और आपको ये चीज़ पता है कि आपकी एमएसटी सीईटी हो या फिर आपका एचएससी बोर्ड हो, दोनों में आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है ना, एचएससी बोर्ड की जो बुक है उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुक पहले आप प्रेफर करो, या फिर आप दोनों की एमएसटी सीईटी और एचएससी बोर्ड दोनों की पढ़ाई है ना कर रहे हो एक साथ में, तो आपको बुक मतलब बुक के सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पहला प्रेफरेंस देना है आपकी बुक को। ठीक है बेटा, चल, नॉलेज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच इज काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म विल बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अभी इससे हमें क्या होगा ना बेटा, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखी, जिसमें क्या कर रहा था, एक हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल दे रहा था। हाँ कि ना बोलो, यस। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा, देखेंगे हम बेटा। और उसी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को समझने में आपको ये वाला जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो भी पॉइंट आपको दिया गया है उसमें आपको हेल्प होगी बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है बेटा, व्हाट इज कायरल एटम। कायरल एटम क्या होता है, और एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली कायरल एटम वो होता है बेटा, मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ, है ना। अगर कोई भी मैं कार्बन लूँ, समझो मैंने कार्बन लिया, अब हमें पता है कि कार्बन बनाता है बेटा 4 बॉन्ड। ये जो चारों बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, समझ लो कि वो उसने डिफरेंट टाइप के एटम्स या फिर डिफरेंट कनेक्टिविटीज जुड़ी हुई है ना। समझ लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, मतलब 4 अलग टाइप के ग्रुप्स उसमें अगर जुड़े हुए हैं, तो ये वाला जो कार्बन है वो हो जाएगा बेटा आपका कायरल कार्बन। समझ में आ रहा है तो आप इसी कार्बन को देख लेना। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड में ये आपका क्या है बेटा, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करके लिखूं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो CH3 ये वाले कार्बन के साथ एक साइड में जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, एक साइड में जुड़ा हुआ है आपका CH2 CH3, और इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है आपका Cl यानी क्लोरीन।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि Cl हैलोजन इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसको लेस नंबर देना है, तो आप यहाँ से नंबरिंग नहीं करोगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर पे मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगी जिसको डिटेल में मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स डिस्कस करूंगी और ढेर सारे एग्जांपल्स लूंगी, जिससे आपको IUPAC की जो भी दिक्कत है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर 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 आपको IUPAC का लेक्चर चाहिए, अगर आपको IUPAC डिटेल में सीखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ताकि मैं जल्द से जल्द लेक्चर आपके लिए ला सकूँ। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये सही नहीं है, यहाँ से करोगे क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हेलोजन 1 2 3 और 4। तो देखना सेकंड पोजीशन पे आपका क्लोरीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो, और ये आपने के कितने कार्बन है, 4, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो क्या अब देखना इस कार्बन को, कौन से वाले कार्बन को मैम, दूसरा कलर लो, ये वाला। ओके, तो ये वाला कार्बन आप देख लोगे, इस कार्बन के चारों साइड में 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए, इथल है, आप इधर है आपका मिथाइल, इधर है आपका 1 2 यानी इथाइल, इधर है आपका हाइड्रोजन और इधर है क्लोरीन। तो क्या एक कायरल एटम है ये, यस ये कायरल कार्बन है। तो आपको समझ में आया कि कायरल एटम होता क्या है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम आगे चलते हैं बेटा। चलो अब ध्यान से समझना एक एक चीज को। इट कैन बी सीन दैट द 4 ग्रुप्स बॉन्डेड टू C2, यानी कि ये C2 वाला कार्बन है। ओके, कहाँ गया, ये देखो, तो ये C2 वाला कार्बन है, तो इस साइड में चारों अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, यही बताया यहाँ पे। C2 आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Carbon atom in the molecule which carries 4 different groups atoms is called as the chiral carbon atom. इसी को आप क्या कहोगे बेटा, chiral carbon atom. Okay. Thus, the C2 in 2-chlorobutane is a chiral carbon. Chiral atom in a molecule is marked with asterisks. तो इस तरीके का इस तरीके का सिंबल है ना, हम इस तरीके से, या फिर आप सार से भी कुछ लोग दिखा देते हैं, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मार्क करते हो आपके कायरल कार्बन को। फॉर एग्जांपल दिस इज द कायरल कार्बन, तो इस तरीके से आपने मार्क किया है आपके कायरल कार्बन को, है ना। स्पेशल कार्बन है, चारों चार अलग अलग ग्रुप जुड़े, तो इसे स्पेशल सिंबल से मार्क करेंगे। ओके, तो याद रखना। ओके, when a molecule contains one chiral atom it acquires a unique property. याद रखना बेटा, जब भी आपका कार्बन कायरल हो जाता है ना, उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या यूनिक प्रॉपर्टी मैं बताती हूँ। सच अ मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज। अब सुपर इम्पोज का मतलब क्या है बेटा, समझो ये मेरे 2 हैंड है ना, अब मैं क्या करूं, ये आपको क्या दिख रहा है, यस मैम सेम है, ये वाला है, ये फिंगर इधर आ रहा है ना, तो अगर मैं इसके बीच में एक मिरर डाल दूं, ठीक है, और मैं क्या ट्राई करूं कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, आप बोल सकते हो ना ऐसा, लेकिन क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, नहीं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसे, अगर मैं ये हाथ को उठा के इस हाथ पे रखने का ट्राई करूं तो क्या होगा बेटा, ये मतलब ये 4 उंगलियां तो रह जाएगी, लेकिन ये दोनों क्या नहीं हो रहे, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो 2 हैंड है मेरे, ये भी क्या है बेटा, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो आपको समझ में आएगा सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। तो सच मॉलिक्यूल कैन, और ये जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है आपके कायरल कार्बन, जब भी आता है तब क्या होते हैं, वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज। इट इज कॉल्ड एज द कायरल मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, वो कायरल मॉलिक्यूल है। अ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट आइडेंटिकल, और ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं। कैसे बेटा, क्योंकि अगर हम क्या करें, एक जैसे कि इस हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर, मतलब इस हाथ को, मेरा ये दूसरा हाथ इस पे रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर परफेक्टली नहीं बैठेंगे, मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसी तरीके से आपका कायरल मॉलिक्यूल भी क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। यही चीज आपको बताई गई है। तो यहाँ पे हमने मिरर प्लेन डाला, हमने दोनों साइड पे लिख दिए आपका, है ना। तो 2 तरीके से आप इसे अरेंज करते हो ना, इस तरीके से लिखा आपने, तो आपको देखने को लगेगा ये तो सेम ही है, लेकिन अगर मैं इस कार्बन को उठा के इस पे रखने का ट्राई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये इधर अगर इस तरीके से रखोगे तो इस साइड में हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, और इस वाले क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। CH3 के ऊपर CH3 ठीक बैठेगा, C2H5 के ऊपर ये भी ठीक बैठेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है,
कायरल एटम क्या होता है, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो बेटा हम चलते हैं आगे। ओके, the relationship between a chiral molecule and its mirror image is similar to the relationship between left and right hand, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। therefore it is called as the handedness और chirality भी बोलते हैं इसको, जिसमें ग्रीक वर्ड चेयर मीन्स हैंड, इस तरीके से आया है, ये पढ़ लेना। द स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव अ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एटम्स अराउंड दी। अब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम की, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो कार्बन है हमारे इन द प्लेन है, और एक वाला जो हमारा दूसरा ग्रुप होगा ना, समझो यहाँ पे क्या लगा था आपका CH3, है कि नहीं, और यहाँ पे आपका इस तरीके से लगा हुआ होगा आपका कौन, यहाँ पे आपका Cl, और इधर होगा आपका कौन C2H5, इस तरीके से ही लगा हुआ था। यस, ओके, C2H5 क्लोरीन। ओके, तो चार मतलब अगर हम ग्रुप दिखा रहे ना तो इस तरीके से उनकी अरेंजमेंट होगी बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, ठीक है, तो चलो हम चलते हैं आगे, क्या है ये देखते। ओके गाइस, देन दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी कॉल ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी यू मस्ट नो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना है तो आपको PPL क्या है पता होनी चाहिए। PPL यानी आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो समझते बेटा आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो ध्यान से समझना। Plain polarized light, an ordinary light consists of electromagnetic waves having oscillations of electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light, ठीक है। When ordinary light is passed through the Nichols prism, अब हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो होता क्या है ना बेटा, समझो हम इस तरीके एक ही टाइप की बहुत सारे मतलब इधर बहुत सारे लाइट पास कर रहा होगा, है ना, वो तो वो एक ही प्लेन में जब सारे एक ही तरह की प्लेन में जब पास करेगा वो, तब उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। देखना, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन, और जो ऑसिलेशन जाते हैं वो एक ही प्लेन में जाते हैं, एमर्ज आउट such light having oscillations only in one plane perpendicular to the direction of propagation of light is known as the plane polarized light, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट आप देख सकते हो, इस तरीके से हमने लाइट क्या करी, निकोल प्रिज्म में पास करी, लेकिन एक ही प्लेन से, मतलब इस तरीके से एक ही प्लेन में ये सारी लाइट्स क्या जाएंगे, मतलब ये सारी लाइट्स यहाँ पे जाएगी बेटा। क्रॉस सेक्शन ऑफ PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो आपको PPL क्या है ये समझ में आ गया होगा। Then optical activity समझो, when an aqueous solution of certain compounds like sugar lactic acid, आपने कोई भी क्या लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, शुगर का ले लो, लैक्टिक एसिड का ले लो, आपने क्या किया, एसिड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आपने क्या कर दिया, उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दिया। द ट्रांसमिटेड लाइट हैज ऑसिलेशंस इन डिफरेंट प्लेन दैन द ओरिजिनल, in other words the incident light undergoes rotation of its plane of the polarization, the plane of polarization rotates either to the right clockwise or the left anti clockwise। अब ये जो लाइट है वो दो टाइप से जाएगी बेटा, एक जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरी, अब एक ही प्लेन में जा रही है ना, लेकिन वो प्लेन में जा रही है तो वो क्लॉकवाइज, अब दो तरीके से वो मुड़ेगी, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये बात आपको याद रखनी है। This property of a substance by which it rotates plane of polarization of incident plane polarized light is known as the optical activity। आप इसी को optical activity कहते हो। The compounds which rotate the plane of plane polarized light are called optical active compounds and those which do not rotate it optically inactive। अब क्या करेगा, जो भी कंपाउंड इसको रोटेट करेगा, फिर चाहे वो लेफ्ट में रोटेट करे या राइट में रोटेट करे, तभी हम क्या कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो नहीं कर पाएगा लाइट को रोटेट वो क्या होगा बेटा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ये आपको याद रखना है। Optical activity of substance is expressed numerically in terms of optical rotation. The angle through which the substance rotates the plane of plane polarized light on the passing through is called as the optical rotation.
in accordance with the direction of optical rotation and optically active substance is either dextrorotatory और लियोरोटेटरी। समझो, मैंने ऐसे समझा कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला है वो प्लस में कर रहा है और लियोरोटेटरी वाला माइनस में कर रहा है। समझो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस में घूम रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस में घूम रहा है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है। अ कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डिसाइंड बाय दी डी माइनस और बाय दी प्लस साइन। अब प्लस माइनस मैम क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस ही रखना है क्या? ऐसे नहीं, लेकिन आपको अपोजिट रखना है, जो भी आप मानो, ठीक है। अ कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, उसको हम लियो रोटेटरी कहेंगे, डिसाइंड बाय दी एल माइनस, और आप एल से दिखाओगे, एल यानी लियो रोटेटरी और डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पैरा को एक बार पढ़ लेना बेटा, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। चलो, अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको समझाया, ये क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये भी क्या है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये जो ग्लासेस आपको दिखाई गई, ये क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल है। और चेयर भी क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। तो आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल और सुपर इम्पोजिबल दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैव अ डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। French scientist Louis Pasteur first recognized that optical activity is associated with certain type of 3D structure of molecule, 3-dimensional. Pasteur introduced the terms in enantiomers, और उन्होंने, हमारे जो पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन एंशियोमर, ठीक है, ये जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया। यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैव इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। अब हमारे जो इनएंशियोमर होंगे ना बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब एक दूसरे के जो भी वो कंपाउंड है वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हुआ, तो वो क्या होता है, आपका इनएंशियोमर होता है, ठीक है। मतलब एक जो आपका कंपाउंड है वो राइट में रोटेट करेगा और एक जो है वो लेफ्ट में करेगा, यानी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लियो रोटेटरी होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है फ्यू ऑब्जेक्ट्स इन अवर डे टू डे लाइफ विच एग्जिबिट सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजिंग रिलेशनशिप। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम चलते हैं बेटा आगे। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनएंशियोमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, जो मैंने बताया आपको, पीछे हमने एग्जांपल लिया था, वही इनएंशियोमर का एग्जांपल था। द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनएंशियोमर। वो क्या होती है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, यस, ये क्या है, आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। 2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे आपको दिया गया है क्लोरीन, हाइड्रोजन, इधर आपका C2H5 और इधर आपका CH3, ठीक है। तो ये एक कायरल कार्बन है, इसकी जो भी मिरर इमेज होगी वो क्या होगी बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, मिरर इमेज होगी। तो इसको हम इनएंशियोमर्स कहेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। इनएंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल, और याद रखना इनएंशियोमर्स जो होती है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो आइडेंटिकल होती है। जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो भी होगा वो साइन जो होगा वो अपोजिट होगा, एक जो करेगा वो माइनस में, या फिर दूसरा प्लस में होना चाहिए अपोजिट, या फिर एक डी तो दूसरा एल, यानी एक क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और दूसरा जो कंपाउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ एटम की जो अरेंजमेंट होगी ना वो अलग तरीके से होगी, मतलब वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। The magnitude of their optical rotation is equal, but the sign of optical rotation is opposite. They have identical chemical properties except towards the optically active reaction. An equimolar mixture of enantiomers, dextrorotatory, liyorotatory is a mixture of racemic modification और racemic mixture. इसको आप क्या कहोगे बेटा, racemic mixture कहोगे. A racemic mixture is optically inactive because optical rotation due to the molecules of one enantiomer is cancelled by equal and opposite optical rotation due to the molecule of the other enantiomer. A racemic modification is defined as the DL आप दिखाओगे या फिर प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये चीजें एक बार आप बुक में आपके पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद
यहाँ पे हमने इनैंशोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये देख लिया है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस फॉर्मूला। जैसे कि दो टाइप से हम देखते हैं, एक हमारा फिशर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। टू रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल एटम, दो तरीके से दिखाते हैं हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे कि एक होता है आपका वेज फॉर्मूला और एक होता है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है आपका कायरल एटम, ये है आपका कार्बन, यस। यहाँ पे आपको क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन यानी 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप दिए गए हैं, यानी ये क्या है आपका एक कायरल कार्बन है। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, यस। इस तरीके से फिशर को दिखाते हैं। और ये जो है ना बेटा, ये बॉन्ड्स बिलो द प्लेन होता है, और अगर ये है आपका डैश, यस। तो डैश पे जो होता है वो यानी वो बॉन्ड्स जो है वो बिलो द प्लेन है, और जो वेज पे होता है ना बेटा वो होता है अबो द प्लेन, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये वर्टिकल लाइंस पे जो भी है आपका वो बिलो द प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी है वो अबो द प्लेन है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन, तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हम चलते हैं आगे, अभी वेज फॉर्मूला को समझते हैं हम। When tetrahedral carbon is imagined to be the present in the plane of paper, all the 4 bonds at this carbon cannot lie in the same plane. अभी ये जो कार्बन है, कार्बन के जो चारों बॉन्ड होंगे ना वो सेम प्लेन में नहीं होगा, ठीक है। एक इन दी प्लेन होगा, एक अबो दी प्लेन होगा और एक बिलो दी प्लेन होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। द बॉन्ड्स इन plane of paper are represented by the normal lines. The bonds projecting above the plane of paper are represented by the solid wedge. अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो इन द प्लेन है वो आपको सीधे दिखाता है, और जो बिलो दी प्लेन है वो आपको डैश पे दिखा रहा है, और जो अबो दी प्लेन है वो आपको वेज पे दिखा रहा है। तो ये दोनों इन दी प्लेन है, और ये अबो दी प्लेन और ये बिलो दी प्लेन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी हाइड्रोजन जो है वो अबो दी प्लेन है, आयोडीन जो है आपका वो बिलो दी प्लेन है, और ये प्लेन में ही है बाकी दोनों आपके जो भी एटम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेज फॉर्मूला क्लियर होगा, ठीक है। तो हम बेटा चलते हैं आगे, ओके। तो यहाँ तक अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ी, ठीक है बेटा। एक बार आप फिर से, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है इनैंशोमर्स में वगैरह, तो यहाँ पे एक बार आप देख लेना। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया था, ये तो ये दोनों क्या है हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए मैंने आगे स्ट्रक्चर नहीं निकाला, मैंने आपको बता दिया है। आप फिर से एक बार सारी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट्स इतना हार्ड नहीं है, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा हम हेलो एल्किन्स की। तो याद रखना हेलो एल्किन्स आर दी न्यूट्रल टाइप ऑफ एक्वस मीडियम। हम क्या करेंगे, हमारे हेलो एल्किन्स की रिएक्शन, एक तो आप ले लो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर रिएक्शन कराओगे तो इसका जो OH माइनस होगा NaOH में से, ओके, NaOH में से जो OH माइनस होगा वो क्या करेगा, एक ये क्या है बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल है, इस पे माइनस चार्ज है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी क्या है इस पे भी माइनस चार्ज होता है। तो ये OH क्या कर देगा, इस X को निकाल देगा, तो ROH बन जाएगा, और हमारा X माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम क्या करें, इसमें HNO3 डालें यानी नाइट्रिक एसिड डालें, नाइट्रिक एसिड डालो या फिर सिल्वर नाइट्रेट डालो, तो क्या मिलेगा आपको, यस AgNO3 एंड दोनों आपको ऐड करने, सॉरी, नाइट्रिक एसिड एंड AgNO3 डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका Ag प्लस X के साथ जुड़ जाएगा, और आपको यहाँ पे AgX की क्या मिल जाएगी बेटा, PPT मिल जाएगी, यानी प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। व्हेन दिस रिएक्शन मिक्सचर इज एसिडिफाइड बाय एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is added, the precipitate of silver halide is formed which confirms presence of halogen in the original organic compound। तो यहाँ पे हम लैबोरेटरी टेस्ट लेते हैं आपके हेलो एल्केन्स की कि उसमें हेलोजन प्रेजेंट है, ये हमें इस टेस्ट से पता चलता है बेटा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो इसे एक बार देख के चले जाना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, बोलो है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके दो टाइप हम फर्दर पढ़ते हैं ना, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, यस। तो
nucleophilic substitution reaction in haloalkanes, when a group bonded to a carbon in a substance is replaced by another group, मतलब एक जो ग्रुप होगा वो रिप्लेस होगा आपके दूसरे ग्रुप के साथ, नो चेंज इन स्टेट ऑफ, नो चेंज इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने बॉन्ड्स पहले बने हुए थे बाद में भी उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। कार्बन इज रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। द CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपका C और X का बॉन्ड होता है बेटा, कार्बन और हेलोजन का जो भी बॉन्ड है, हमें पता है कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और हेलोजन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हेलोजन क्या करता है, खुद की तरफ खींच लेता है, इसलिए ये जो हमारा एग्जाम्पल लेता है ना, ये जो बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका, क्या होता है आपका, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये होता है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। The CX bond in alkyl halide is a polar covalent bond and the carbon of CX bond is positively polarized. In other words, the CX carbon is electrophilic center. अब ये यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो अगर कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे जिसपे निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर लेगा, यस, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर लेगा और उसको जुड़ जाएगा, तो इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखना, the CX bond in alkyl halide, हाँ ये देख लिया, it has therefore the tendency of react with nucleophile, okay, alkyl halide reacts with variety of nucleophile, बहुत मतलब न्यूक्लियोफाइल हम देखते हैं बहुत सारे, उसके साथ वो रिएक्ट करता है, तो सिंपली होगा क्या, आपका CX बॉन्ड है, इधर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इस X को बाहर निकाल देगा, यस, और न्यूक्लियोफाइल खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा, बेसिकली इसी को आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। चलो, तो व्हेन सबस्ट्रेट रिएक्ट्स फास्ट, अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ना, समझो यहाँ पे हमारा CX बॉन्ड है, इधर कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं, है ना, अब यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, है ना, इस डेल पॉजिटिव सेंटर पे यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, तो इसका जो रेट है, इसका रेट क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना बेटा, इस कार्बन पे भी वो डिपेंड करता है और इस X पे भी वो डिपेंड करता है, कैसे देखना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर आपका जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ना, टर्शरी कार्बन रहा, आपका टर्शरी रहा तो उसका रेट ज्यादा होता है बेटा, सेकेंडरी रहा तो उसका कम होता है, प्राइमरी का और कम होता है, तो इस तरीके से आप पहली चीज ये याद रखना। और हेलोजेंस पे कैसे डिपेंड करता है, अगर आपका आयोडीन रहा तो उसका रेट ज्यादा होगा, फिर आपके ब्रोमीन का, फिर आपके क्लोरीन का, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी फास्ट होगी इस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चार्ट आपको बुक में दिया गया है, ठीक है, तो एग्जाम को आप जब भी जाओगे, है ना, HSC बोर्ड की जब भी आपकी एग्जाम होगी, MST CT होंगी, तो इस चार्ट को एक बार देख के चले जाना बेटा, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, है ना। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है मैं बता रही हूँ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को बोलेगा निकल जा X, बस हो गया तेरा, है ना, मैं ऐड हो जाऊंगा तो सिंपली वो ऐड होकर X को बाहर निकाल देगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा, ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है। अब अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल आपको देखना, RX आपका बना हुआ है, हेलो एल्किन आपका बना हुआ है, एल्काइल हैलाइड जिसको आप बोलते हो, पहला आएगा आपका NaOH और KOH, यस, तो इसमें पता है हमें Na प्लस होगा और OH माइनस होगा, और OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल, तो OH माइनस आएगा, इस कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है डेल पॉजिटिव, ये डेल माइनस, तो इस पे क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, आपका ROH बन जाएगा और NaX आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा। देन सेकेंड आपका है NaOR, तो OR माइनस यहाँ पे आपका क्या है बेटा, सोडियम अल्कोक्साइड भी आप बोलते हो, हीट देने के बाद ये रिएक्शन होती है, आपका ईथर बनता है, याद रखना ये चीज, ठीक है, तो X बाहर निकलने के बाद ये OR जुड़ जाता है, और हमें पता है हमारा ROR डैश यानी दो R डिफरेंट है, ऐसे बताना है वो, तो ये आपका होता है ईथर,
ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है ये आपका, और NaX आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिल्वर कार्बोक्सिलेट होता है बेटा, यहाँ पे आपका माइनस क्या होगा आपका, इधर O माइनस होगा, तो यहाँ पे CO2 सिंपली जुड़ जाएगा, तो आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा बेटा, यहाँ पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और AgX बाहर निकल जाएगा। कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और Ag पे प्लस, तो Ag इस X माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये प्लस वाला है तो ये किसके साथ जाएगा, इस O माइनस के साथ, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है आपका NH3 एल्कोहलिक NH3, अगर आपने एक्सेस में पास किया प्रेशर और हीट दिया तो आपको मिलता है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनता है आपका, और HX क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका KCN यानी साइनाइड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपली CN जुड़ जाएगा, यस CN जुड़ जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा और RX बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे RX दिखाया गया है बेटा, यहाँ पे आपका निकलता है क्या बाहर, KX, ठीक है, KX बाहर निकलता है आपका, ठीक है। उसके बाद बुक में भी यही होगा आपके, शायद ठीक कर लेना। उसके बाद है आपका AgCN है, AgCN है तो यहाँ पे CN, अब याद रखना AgCN में हमारे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होता है बेटा, तो यहाँ पे R से आपका नाइट्रोजन जुड़ता है, यस, तो ये चीज याद रखना, और AgX की PPT बाहर निकलती है। उसके बाद जब आपका KNO2 होता है तो यहाँ पे आपका O माइनस वाला जुड़ता है, X को बाहर निकाल देता है, यहाँ पे KX बाहर निकलता है, अल्काइल नाइट्राइड बन जाता है। उसके बाद आपका सिल्वर नाइट्राइड जो होता है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो होता है ना बेटा, वो किसके साथ जुड़ जाता है, R के साथ जुड़ जाता है। तो मैम कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं, क्या कंफ्यूजन होता है कि आपका जो है कभी इधर देखना, अब यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ रहा है R से, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ रहा है, तो कब मैम क्या होगा, कैसे याद रखें, देखना मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जब भी सिल्वर आए तो नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ जाए, समझ रहे हो, यस, मतलब सिल्वर आए तो आपको क्या करना है, N माइनस होगा तो नाइट्रोजन को पहले R के साथ जोड़ दो, बाकी वाला तो उसके साथ है ही ग्रुप, है ना, माइनस वाला और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो जब भी सिल्वर आए नाइट्रोजन जुड़ जाए, तो ये चीज आप याद रखना, लिख दू, ठीक है, जब भी सिल्वर आए, जब भी Ag आए, नाइट्रोजन जी जुड़ जाए, तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी बेटा, ठीक है। तो जब भी सिल्वर आए तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेना, और जब भी आपका पोटेशियम हो, है ना, पोटेशियम हो तो Cn है तो कार्बन के साथ, और NO2 है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड का इंपॉर्टेंट चार्ट आपको बुक में दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप है, उनका मैकेनिज्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस अगर आपको एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई, ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन MST CET में हो, HSC बोर्ड में हो, पूछा जाएगा, वो आपको मतलब क्या होता है ना बेटा, ये बेसिक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे भी बहुत सारे रिएक्शंस में ये काम आता चला जाता है, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरी मानो तो आप जरूर 100% मैकेनिज्म अच्छे से करके जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारा 4th वाला लेक्चर, जिसमें हम मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, और यहाँ पे हमारा ये जो 3rd वाला लेक्चर है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, वो होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।